this chapter is chemical equation. एंड द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, क्योंकि जितने भी मूल कंसेप्ट पे आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं उनमें बैलेंसिंग करनी बहुत जरूरी है. तो केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस होती क्या है? व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस? तो केमिकल इक्वेशंस होती हैं केमिकल रिएक्शंस को अगर रिप्रेजेंट किया जाए विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या सिंबल्स की हेल्प से अगर आप केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर दें, दैट इज द केमिकल इक्वेशन. जैसे वी हैव Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, दिस विल गिव यू Fe प्लस H2O. अगर बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग में बाद में आएंगे हम, लेकिन दिस इज अ केमिकल इक्वेशन विच इज शोइंग Fe3O4 की अगर रिडक्शन की जाए विद हाइड्रोजन, दैट विल गिव यू आयरन एंड H2O. तो वाटर को रिप्रेजेंट किया गया है H2O से, आयरन इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ सिंबल Fe. Fe3O4 इज this is the oxide of iron and hydrogen is represented with the help of H2. Next is how to balance the chemical equation and what is the balanced chemical equation. Balanced chemical equation का meaning है कि number of atoms of particular element on both the sides of the equation should be equal. जैसे this equation is not balanced because इसमें यहाँ पे 3 iron atoms हैं, यहाँ पे एक ही iron atom है, यहाँ पे 2 hydrogens हैं, यहाँ पे hydrogens are balanced. Oxygen and iron they are not balanced. So how to balance a chemical equation? जब बैलेंसिंग करनी है तो I'll discuss the heat and trial method. जो एलिमेंट्री गैसेस होती हैं जैसे हाइड्रोजन है, उसको आपने एटॉमिक फॉर्म में ही लेना है. सबसे पहले जो एलिमेंट्री गैसेस हैं उनको आपने एटॉमिक फॉर्म में लेना है और उसके बाद जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है उसको पिक करना है और उसके एलिमेंट्स को, उसके एटम्स को आपने बैलेंस करना है. जैसे यहां पे Fe3O4 को सबसे पहले पिक करोगे आप और Fe3O4 को बैलेंसिंग करनी है, तो आयरन को जब बैलेंस करना है Fe को, यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से. ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यहां पे 4 है ऑक्सीजन, वहां पे 1 है, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे. फिर बारी आती है हाइड्रोजन की, यहां पे 8 हाइड्रोजन हैं, यहां पे 1 हाइड्रोजन है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 8. और जो एटॉमिक फॉर्म में गैस है, आपने एलिमेंट्री गैस को एटॉमिक फॉर्म में लिया था, उसको अल्टीमेटली लास्ट में आप कन्वर्ट कर दोगे इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्म. सो दिस विल बी एग्जैक्ट balanced chemical equation. In this case will be Fe3O4 plus 4H2 giving you thrice Fe plus 4H2O. This is the balanced chemical equation in this case. और equations को सही से रिप्रेजेंट करना हो तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की गई हैं कि जैसे सॉलिड्स हैं, जो भी सॉलिड्स हैं उसमें आगे S लिखा जाता है. जो भी एक्वस सॉल्यूशंस हैं उसको AQ लिखते हैं. अगर कोई गैस बन रही है तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस एरो और ब्रैकेट्स में वी कैन राइट इट एज G ऑल्सो. प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं तो ऐसे नीचे को एरो होगा और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगी तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ CONC इन ब्रैकेट्स. तो मॉडिफाई करना हो सॉल्यूशन इनको इक्वेशंस को तो आप सॉलिड्स के आगे S, एक्वस सॉल्यूशन है तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ AQ. अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड लिख सकते हो आप. अगर ऊपर को गैस निकल रही है तो दैट कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ एरो रिप्रेजेंटिंग अबव. और अगर प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं तो नीचे को लिख सकते हैं. और थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो होती हैं उसका आइडिया जो है वो ये है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वाली जो इक्वेशंस हैं, एक्सोथर्मिक मींस ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व होती है. फॉर एग्जांपल कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिविंग यू CO2 गैस. इसमें जितनी हीट इवॉल्व होती है दैट इज रिटन विद द हेल्प ऑफ डेल्टा H सिंबल ऑन द राइट हैंड साइड. डेल्टा H इज द एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन.
जैसे इसमें राइट हैंड साइड में वी राइट इट एज डेल्टा एच इक्वल टू -393.5 किलो जूल्स पर मोल। इसका मीनिंग है कि यहां पे देखिए सारा पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट जो है वो उसका 1 मोल इज कंबाइनिंग विद O2 गैस का 1 मोल इज फॉर्मिंग CO2 गैस एंड डेल्टा H इन दिस केस इज -393.5 किलो जूल्स पर मोल। माइनस का मीनिंग है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस केस में हीट इवॉल्व हो रही है। तो equations can be modified by writing solids, aqueous, solids for solid, aqueous for aqueous solutions, concentrated for concentrated solutions। ऊपर को एरो है तो दैट मीन्स गैस बन रही है, नीचे को एरो है तो दैट मीन्स प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। और अगर हीट इवॉल्व या हीट एब्जॉर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो दैट कैन बी गिवन ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डेल्टा एच सिंबल। डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, हीट इवॉल्व हो रही है। अगर डेल्टा एच यहां पे पॉजिटिव दिया हो किसी इक्वेशन के लिए दैट मींस हीट उसमें एब्सॉर्ब हो रही है। दिस वाज अबाउट केमिकल इक्वेशंस। जितने भी मूल कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स होंगे आपको पहले बैलेंसिंग करनी पड़ेगी इक्वेशंस की। यू कैन बैलेंस द इक्वेशंस बाय हिट एंड ट्रायल मेथड ओनली, और उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे न्यूमेरिकल्स में। नेक्स्ट concept in this is limiting reagent concept, limiting reactant और limiting reagent क्या होता है, that is quite important, and also law of Gram equivalents. We will discuss limiting reactant and law of Gram equivalents. इसको समझने के लिए मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है A plus B giving you C plus D। तो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस पहले, उसके बाद आई विल टेल यू अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट। लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कहता है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स ए के रिएक्ट करेंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स बी के रिएक्ट करने चाहिए, और जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स इनके रिएक्ट करेंगे उतने उतने ग्राम इक्विवेलेंट्स इनके बनेंगे। लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कहता है जितने जो भी रिएक्टेंट्स हैं जिसके इक्विवेलेंट्स कम हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स कम हैं, मान लीजिए सपोज x है इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसके y ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, और मैं ये कहता हूं कि x इज ग्रेटर देन y, ए एंड बी रिएक्ट करके सी एंड डी बना रहे हैं। तो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में डिस्कस कर रहा हूं कि y ग्राम इक्विवेलेंट्स ए के हैं, x ग्राम इक्विवेलेंट्स बी के हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और ये भी मैंने सपोज किया कि x इज ग्रेटर देन y, तो जो कम ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं वो रिएक्ट करेंगे, y पूरा का पूरा, ये वाला पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा, इसके कोई भी ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं रहने हैं। x में से जस्ट y ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करेंगे, तो यहां पे रह जाएगा x माइनस वाई आफ्टर द रिएक्शन। y ग्राम इक्विवेलेंट्स आर लेस एज कंपेयर टू x, तो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कहता है कि जो कम ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं वो रिएक्ट कर जाएंगे, a पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा, यहां पे 0 ग्राम इक्विवेलेंट्स रह जाएंगे इसके, और इसमें से जस्ट y रिएक्ट करेगा, जितने इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्ट किए उतने ही b के रिएक्ट करेंगे, तो x माइनस वाई रह जाएगा b, और c और d जितने बनेंगे वो भी जो कम ग्राम इक्विवेलेंट्स थे उसके हिसाब से ये भी बनेंगे c एंड d। तो जो जिसके कम ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं ऐसा रिएक्टेंट जो पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाता है, और ऐसा रिएक्टेंट जिसकी अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स के अमाउंट्स बनते हैं, दैट इज नोन एज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखिए लिमिटिंग रिएक्टेंट इसमें कौन सा होगा, ए वाला, बिकॉज इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स पूरे के पूरे रिएक्ट कर गए, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये लिमिट कर रहा है कि कितने प्रोडक्ट्स बनने, कितना अमाउंट प्रोडक्ट्स का बनना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा, बिकॉज y के ग्राम इक्विवेलेंट, ए के ग्राम इक्विवेलेंट जो y है दे आर लेस एज कंपेयर टू x, तो ये पूरा रिएक्ट कर गया। इसमें से y रिएक्ट करेगा, इसके y बनेंगे, इसके y बनेंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट रिएक्टेंट जो पूरा रिएक्ट कर जाता है और जिसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स के अमाउंट्स बनते हैं। So this was about limiting reactant and the law of Gram equivalents. Numericals करेंगे तो it will be more clear to you.
Next we will come to the assignment, but before coming to the assignment there is an important question based on this stoichiometry, balancing of the equation, and you can write it down. The question is, what mass of slaked lime would be required to decompose completely 4 grams of ammonium chloride, and what would be the mass of each product? I'll repeat the question. What mass of slaked lime would be required to decompose completely 4 grams of ammonium chloride, and what would be the mass of each product? So slaked lime is कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन आपको पता होना चाहिए क्या क्या बनेगा, CaCl2 प्लस ट्वाइस NH3 प्लस ट्वाइस H2O. आई एम राइटिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो इनके मासेस देखें तो एडअप करें 40 प्लस दिस विल बी 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, ट्वाइस भी करना पड़ेगा, दिस विल बी 74 ग्राम्स, एंड ट्वाइस NH4Cl is coming out to be 107 grams. Calcium chloride is 111 grams, twice NH3 is 34 grams, and this is 36 grams. तो इसने पूछा है कि अगर 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट किया जाए तो व्हाट वुड बी द मास ऑफ ईच प्रोडक्ट. अब आपको पता है 107 अगर ये रिएक्ट हो रहा है तो कैल्शियम क्लोराइड कितना बन रहा है, 111. 107 अगर अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड इज बीइंग फॉर्म्ड 111 ग्राम्स. अगर ये 4 ग्राम रिएक्ट किया जाए तो कितना बनेगा, यूनिटरी मेथड से आप निकाल सकते हो, इंटू 4, दिस विल बी इक्वल टू 2.766 ग्राम्स. तो यूनिटरी मेथड से आपने हर एक निकालना है कि अगर ये 107 है जैसे तो ये बनेगा 111. अगर ये 4 ग्राम की बात की है उसने तो 4 ग्राम के हिसाब से आपने निकाल लेना 111 अपॉन 107 इंटू 4, दैट विल बी 2.766 ग्राम्स. वैसे बाकी निकालने आपने 107 अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो दिस इज 34 ग्राम्स. अगर ये 4 ग्राम होगा तो कितना बनेगा, 34 डिवाइडेड बाय 107 इंटू 4, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1.271 ग्राम्स. सिमिलरली ये निकालना आपने 36 डिवाइडेड बाय 107 इंटू 4, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4.15 ग्राम्स. क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए. व्हाट मास ऑफ स्लेक्ड लाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू डीकंपोज कंप्लीटली 4 ग्राम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, एंड व्हाट वुड बी द मास ऑफ ईच प्रोडक्ट. सबसे पहले तो इसमें आपने इक्वेशन लिखनी है कि स्लेक्ड लाइम अमोनियम क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा. CaOH ट्वाइस प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl विल गिव यू, आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली बैलेंस्ड फॉर्म में, कैल्शियम क्लोराइड प्लस ट्वाइस NH3 प्लस ट्वाइस H2O. तो इसमें अगर मासेस निकालें सारे 40 प्लस 16 प्लस 117 इंटू 2, दिस विल बी 74 ग्राम्स, एंड ट्वाइस NH4Cl will be equal to 107 grams, and calcium chloride will be equal to 111 grams, and this is equal to 34 grams, and this is equal to 36. अब उसने पूछा देखिए, what mass of slaked lime would be required to decompose completely 4 ग्राम of ammonium chloride. अब यहां पे देखिए आप कि 107 के लिए कितना कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, स्लेक्ड लाइम चाहिए 74 ग्राम्स. 107 के लिए अगर 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड है, दैट रिक्वायर्स हाउ मच, CaOH ट्वाइस 74 ग्राम्स. उसने पूछा है कि अगर अमोनियम क्लोराइड 4 ग्राम होगा
इफ दिस इज 4 ग्राम तो ये कितना चाहिए होगा, दिस विल बी 74 डिवाइडेड बाय 107 into 4 and this will be equal to 2.766 grams. तो जो चीज निकालनी है इसमें भी वही यूनिटरी मेथड है, दैट हैज टू बी ऑन द राइट हैंड साइड, कि अगर 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड ली तो कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा, ये पूछा था उसने। तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो 2 मोल्स हैं अमोनियम क्लोराइड के, इनका जो मास आ रहा है दैट इज 107 ग्राम्स। 107 ग्राम्स के लिए 74 ग्राम चाहिए, 1 ग्राम के लिए 74 डिवाइडेड बाय 107 और 4 ग्राम्स के लिए इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2.766। फिर नेक्स्ट पार्ट जो इसने पूछा है वो है कि व्हाट वुड बी द मास ऑफ ईच प्रोडक्ट। मास ऑफ ईच प्रोडक्ट देखिए, अगर 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं तो कितना बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, कितना बनेगा NH3, कितना बनना चाहिए H2O, ये पूछा उसने। तो यहां पे भी रेफरेंस देखिए आप कि अगर 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड है तो कैल्शियम क्लोराइड कितना बन रहा है 111, और अगर ये 4 ग्राम होगा तो ये कितना बनना चाहिए 111 अपॉन 107 into 4, this can be calculated and this is equal to 4.15 grams. सिमिलरली NH3 अगर निकालना है कि अगर 4 ग्राम्स NH4Cl रिएक्ट करता है तो सिमिलर मेथड से वो भी निकाला जा सकता है कि 34 ग्राम NH3 बन रहा है फ्रॉम 107, अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं तो 34 ग्राम NH3 बन रहा है, अगर 4 ग्राम रिएक्ट करें तो 34 अपॉन 107 इंटू 4 grams, that will give you the NH3। और similarly H2 can also be calculated कि अगर आप 107 grams of ammonium chloride को रिएक्ट कर रहे हो तो H2O बन रहा है 36 grams, 4 ग्राम पे कितना बनेगा, that can be calculated by using the unitary method, this will be H2O। Next we will discuss the questions in your assignment। 20 questions हमने कर रखे हैं पहले। We will come to the 21st question. Open up your assignments on 21st question. And 21st question is the number of moles of oxygen in 1 liter of air containing 21% oxygen by volume in standard conditions is। तो इसने पूछा कि मोल्स निकालिए ऑक्सीजन के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1 लीटर अगर एयर में 21% ऑक्सीजन है बाय वॉल्यूम, दिस इज आल्सो गिवन। तो 21st क्वेश्चन ऑफ योर असाइनमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने असाइनमेंट पे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इन स्टैंडर्ड कंडीशंस इज। देखिए 21% है ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, दिस इज 21st क्वेश्चन, 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, और वो 1 लीटर के कॉरस्पॉन्डिंग पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे O2 के। तो देखिए अगर 1000 मिलीलीटर एयर हो, 1000 मिलीलीटर ऑफ एयर, उसमें ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए 21% ऑफ 1000 इज 210 मिलीलीटर्स, दिस विल बी 210 मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको यह पता है कि एवोगैड्रो लॉ कहता है कि 22400 मिलीलीटर्स ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशंस इज इक्वल टू 1 मोल। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बताई थी आपको, उसके बेसिस पे देखिए 22400 मिलीलीटर अगर ऑक्सीजन हो, दैट शुड बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। और बात कर रहे हैं यहां पे 210 मिलीलीटर्स की,
जितनी ऑक्सीजन निकली है 1 लीटर ऑफ एयर में, तो उसमें कितने मोल्स होने चाहिए? 1 डिवाइडेड बाय 22400 into 210. This will give you the answer, and answer is 0.0093 moles of O2. एक बार फिर देखिए इस क्वेश्चन को. 21% ऑक्सीजन है बाय वॉल्यूम, दिस इज बाय वॉल्यूम, और 1 लीटर में ही इज आस्किंग फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2. सबसे पहले तो 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर ऑफ एयर में कितनी ऑक्सीजन होगी वो निकालेंगे हम, और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है 1000 मिलीलीटर में 21% ऑफ 1000 मिलीलीटर, दैट विल बी इक्वल टू 210 मिलीलीटर. अब एवोगैड्रो लॉ लगेगा कि 22400 मिलीलीटर ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशंस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ O2. सो 210 मिलीलीटर्स में कितने मोल्स होंगे? यूनिटरी मेथड से वी हैव कैलकुलेटेड 0.0093 मोल्स, एंड आंसर विल बी डी. नेक्स्ट इज 22nd क्वेश्चन, और 22nd क्वेश्चन में देखिए, द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज. एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है वाटर के केस में. इसमें आपको पता है जो 18 ग्राम्स H2O होता है, दैट इज द मास कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 मोल ऑफ H2O. 22nd क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ H2O और कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो अगर H2O के, they will be equal to, mass should be equal to 18 grams. और ये पूछ रहे हैं यहां पे मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकालिए. तो इतने मॉलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम्स है. एक मॉलिक्यूल का कितना होना चाहिए? दैट कैन बी कैलकुलेटेड 18 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, 18 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और 1 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर मैंने आपको पहले बताया इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -24 into 18, and this will be equal to 3 into 10 raised to power -23 grams. और अगर केजी में कन्वर्ट करना हो तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा by 1000. This will be 3 into 10 raised to power -23 divided by 1000, and this will be equal to 3 into 10 raised to power -26 kg. This will be the answer in kgs, because answers choices are given in kgs. तभी मैंने इसको कन्वर्ट किया लास्ट में kg में. तो मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दिस ये आपने निकालना था. 1 मोल H2O हो, उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, और 1 मोल H2O का मास जो होता है दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम्स. इतने मॉलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम्स है, तो एक मॉलिक्यूल का आपने निकालना था, दैट विल बी इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू पावर -26 kg. आंसर ऑप्शन इज ए. Next question, 23rd question. Hemoglobin contains 0.33% of iron by weight. Hemoglobin contains 0.33% of iron by weight. The molecular weight of hemoglobin is approximately 67200. The number of iron atoms, atomic weight Fe is equal to 56, present in one molecule of hemoglobin is. You have to calculate number of atoms of iron present in one molecule of hemoglobin. This is 23rd question. और इसमें देखिए कि Fe जो प्रेजेंट होगा, आयरन प्रेजेंट इन
67200 AMU, बिकॉज 67200 की बात हो रही है, हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट इज 67200। इसमें कितना आयरन प्रेजेंट होना चाहिए? उसने दिया हुआ है आयरन कितना होता है, 0.33% आयरन प्रेजेंट है इन केस ऑफ हेमोग्लोबिन। सो 0.33% of this you have to calculate. 0.33% means 0.33 divided by 100 into 67200, and this is equal to 222. Okay, 222 AMU आ रहा है, आयरन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन। आयरन का जो मास निकला एटॉमिक मास यूनिट्स में, दैट इज 222। तो एक आयरन का आपको पता है मास जो होता है दैट इज इक्वल टू 56 AMU corresponds to 1 atom of iron। तो अगर 56 AMU corresponds to 1 atom of iron, तो 222 AMU they should correspond to how many atoms? 1 divided by 56 into 222, that is equal to 4 atoms, and answer will be C option 4। एक बार फिर देखिए इसको। क्वेश्चन इज हेमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% ऑफ आयरन बाय वेट। मॉलिक्यूलर वेट जो है हेमोग्लोबिन का वो गिवन है अप्रोक्सीमेटली 67200। The number of iron atoms, atomic weight of iron 56 even है, present in 1 molecule of hemoglobin is। सबसे पहले हमने ये किया कि आयरन कितना प्रेजेंट होगा। अगर हेमोग्लोबिन का ये मास दिया हुआ एक मॉलिक्यूल का, तो उसमें आयरन का मास कितना होना चाहिए एएमयूज में। आयरन की परसेंटेज गिवन है 0.33%, तो परसेंट जितना 0.33% हमने 6722 का निकाला, 67200 का निकाला, और वो आया 222 AMU। आयरन का एक एटम जो होता है उसका AMUs में मास इज 56 AMU, इसलिए 222 AMU will have how many atoms? 1 divided by 56 into 222, which is equal to 4 atoms of iron. This was 23rd question. Option was C, 4 atoms. Next question, 24th question is, if potassium chlorate is 80% pure, then 48 gram of oxygen would be produced from molecular weight of KClO3 given है आपको 122.5। Purity is also given potassium chlorate की 80% pure। इस क्वेश्चन में आपको डीकंपोजिशन पता होनी चाहिए कि पोटेशियम क्लोरेट कैसे डीकंपोज होता है इन बैलेंस्ड फॉर्म। 24th क्वेश्चन, और पोटेशियम क्लोरेट जो है उसका फॉर्मूला है KClO3। इट डिकंपोजेस टू फॉर्म KCl एंड O2, और इसको अगर बैलेंस करें तो इट विल बी ट्वाइस KClO3 गिविंग यू ट्वाइस KCl प्लस थ्राइस O2। अब यहां देखिए आप कि 96 ग्राम्स ऑक्सीजन ऑब्टेन हो रही है। दिस इज O2 इज 32 into 3, that will be 96 grams। 96 grams of O2 जो है वो obtain हो रही है इसमें से twice KClO3 से, और twice KClO3 का जो मास होगा that will be 2 into, this comes out to be KClO3 का molecular mass 122.5 है ये, तो 2 into 122.5 grams KClO3 में से 96 grams of oxygen obtain हो रही है। वो पूछ रहा है कि if potassium chlorate is 80% pure, then 48 ग्राम ऑक्सीजन कितने में से obtain होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि कितना KClO3 से obtain होगी। ये वाला जो KClO3 है, दिस इज प्योर KClO3 जो यहां पे बात हो रही है। इंप्योरिटी की बात हम बाद में करेंगे। दिस इज द प्योर KClO3।
96 ग्राम्स ऑफ O2 ऑब्टेन हुआ है आपके पास 2 इंटू 122.5 ग्राम्स ऑफ KClO3 से। तो यूनिटरी मेथड हमने यूज करना है। 96 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम how many grams of KClO3? 2 into 122.5 grams of KClO3। उसने पूछा है 48 ग्राम्स ऑक्सीजन कहां से ऑब्टेन होगी। दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड 2 into 122.5 divided by 96 into 48 और this will be equal to 122.5 grams। बट दिस विल नॉट बी द आंसर, क्योंकि अभी हमें प्योर KClO3 का पता चला है कि प्योर KClO3 जिसमें से 48 ग्राम्स ऑक्सीजन ऑब्टेन होगी, दैट इज 122.5 ग्राम्स ऑफ प्योर KClO3। बट हियर आस्क्ड फॉर कि इम्प्योर KClO3 पूरा कितना लेना पड़ेगा। वो इतना तो प्योर लेना पड़ा, लेकिन उसमें कुछ इंप्योरिटीज भी होंगी, उसको मिला के पूरा का पूरा KClO3 बनेगा। और प्योरिटी गिवन है आपको 80%। 80% का मीनिंग है कि अगर आप 80 ग्राम प्योर KClO3 लो, वो कितने इंप्योर से आएगा? 100 ग्राम्स में से। कि अगर इंप्योर KClO3 इज 100 ग्राम्स, दिस इज इंप्योर, तो उसमें से प्योर KClO3 ऑब्टेन्ड विल बी इक्वल टू 80 ग्राम्स। तो ये रेफरेंस मिला है आपको कि 80 ग्राम्स इज द प्योर KClO3 एंड दिस इज द इम्प्योर KClO3। इतना प्योर KClO3 कितने इम्प्योर से आएगा वो हम यहां से निकाल सकते हैं कि 80 ग्राम प्योर जो है वो ऑब्टेन हो रहा है 100 ग्राम्स ऑफ इम्प्योर KClO3 में से। तो 122.5 ग्राम्स ऑफ प्योर KClO3 कितने इम्प्योर से ऑब्टेन होगा? दैट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 122.5 ग्राम्स एंड दिस विल इक्वल टू 153.12 grams of KClO3 as a whole total। इस क्वेश्चन को देखिए, पहले प्योर KClO3 जहां तक निकल गया वहां तक निकाल के आगे निकालने की जरूरत थी नहीं। वैसे यू कैन ऑल्सो जज इट फ्रॉम द ऑप्शंस कि 122.5 का जस्ट 20% ऊपर लेना है अपने आंसर, क्योंकि 80% इज द प्योर, 80% प्योर है तो उसका 80 ग्राम्स के कॉरस्पॉन्डिंग इंप्योर विल बी 100। 80 और 100 में जितना गैप है उतना ही गैप इससे आगे आना चाहिए। तो यू कैन गेस कि 122.5 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर जो ऑप्शन है दैट शुड हैव बीन द आंसर। तो वो देखिए बी ऑप्शन तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता 122.5। सी ऑप्शन डबल हो गया ऑलमोस्ट, दैट इज द डबल। So that cannot be the answer because 80% is the relation। 90 D ऑप्शन भी नहीं हो सकता, D 98 ग्राम्स उससे भी कम आ गया। तो आंसर हैज टू बी A only 153.12 ग्राम्स ऑफ KClO3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25th क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू ए मिक्सचर कंटेनिंग 50 cc of O2 and 50 cc of H2. The volume of the gases formed, number 1 at room temperature, number 2 at 110 degrees Celsius will be। 25th question। An electric discharge is passed through a mixture containing 50 cc of O2 and 50 cc of H2। तो आपको रिएक्शन पता होना चाहिए कि H2 और O2 से अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाया जाए तो वाटर बनता है। तो यू हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वेशन H2 प्लस O2 गिविंग यू H2O। इसको बैलेंस भी करना है आपने, बैलेंस्ड फॉर्म में इट विल बी ट्वाइस H2 ट्वाइस H2O। दोनों की 50 cc ली है, तो अब यहां पे रिलेशन देखिए, अगर 2 cc H2 रिएक्ट करती है तो O2 कितना रिएक्ट करनी चाहिए? 1। दिस इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो में रिलेशन है उसके हिसाब से आपने देखना है।
अगर ये 2 मोल्स रिएक्ट कर रही है तो ये 1 मोल रिएक्ट करेगी, अगर ये 2 सीसी रिएक्ट कर रही है तो ये 1 सीसी रिएक्ट करेगी। बात है वहां पे 50 सीसी की, अगर ये 50 सीसी है, ये भी 50 सीसी है, तो ये कितना रिएक्ट कर जाएगी, पूरी की पूरी रिएक्ट कर जाएगी हाइड्रोजन। तो रह कितनी जानी चाहिए ये, दिस शुड बी पहले 50 दोनों 50 है, हम स्टार्टिंग पॉइंट में हम टेकिंग कि दोनों 50 सीसी है, और ये रिएक्ट कर जानी चाहिए पूरी की पूरी, बिकॉज अगर ये 2 रिएक्ट करती है, ये 1 रिएक्ट करती, दोनों 50 लिए हैं, तो अगर ये पूरा रिएक्ट कर गया, कितनी हाइड्रोजन रह जाएगी, 0। और ये किस रेशियो में रिएक्ट कर रही है, 2:1 में, तो ये कितनी रिएक्ट करनी चाहिए, ये 25 सीसी रिएक्ट करनी चाहिए। दिस विल बी 25 सीसी। 50 स्टार्टिंग में ली है, जिस रेशियो में रिएक्ट कर रही है दैट इज 2:1, तो ये पूरा रिएक्ट कर जाए, अगर हाइड्रोजन 50 का 50 रिएक्ट कर जाए तो दिस विल बी 0, जितना रह जाएगा आफ्टर द रिएक्शन। इसमें से जस्ट 50 का हाफ रिएक्ट करेगा दैट इज 25, और ये बनना कितना चाहिए H2O, देखिए वहां पे इट विल बी 50। एक बार फिर से देखिए, ये स्टोइकियोमेट्री आपने देखनी है, दिस इज 2:1 एंड 2:2। जितना ये रिएक्ट कर रहा है उतना ही H2O बन रहा है जितना ये रिएक्ट कर रहा है उसका हाफ O2 रिएक्ट कर रहा है। 2:1 इनका रेशियो जिसमें ये रिएक्ट करेंगे, और ये 50 सीसी और 50 सीसी लिए हुए हैं दोनों। तो अगर ये 50 सीसी पूरा रिएक्ट कर जाता है तो ये 50 का हाफ रिएक्ट करना चाहिए O2, तो 50 का हाफ इज 25 अगर रिएक्ट कर गया तो रह कितना जाएगा, 25 सीसी। अगर ये 50 रिएक्ट किया H2, तो बनना कितना चाहिए H2O, 50 सीसी, और 50 सीसी तब बनेगा अगर H2O गैस है, अदरवाइज तब कंसीडर करना है आपने 50 सीसी अगर ये गैस हो। और गैस किस कंडीशन पे होगा, ये एट 110 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है, यहां तक स्टोइकियोमेट्री देखनी है, उसके बाद जो क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ द गैसेस फॉर्म्ड, नंबर 1 एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे दिस विल नॉट बी गैस, 50 सीसी यू नीड नॉट कंसीडर एट द रूम टेम्परेचर। कौन सी गैस बन रही है रूम टेम्परेचर पे, ओनली O2, दैट इज 25 सीसी ऑफ O2। तो आंसर हैज टू बी 25 सीसी। तो ए और सी में दोनों में 25 है, तो सेकंड भी आपको देखना पड़ेगा कि 110 पे कौन सी गैसेस बनेंगी, ये तो बनेगी, ये तो बनी रही है। साथ में 110 पे H2 जो लिक्विड है दैट विल आल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू H2O गैस। तो 110 पे ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो इट विल बी 75 सीसी इन टोटल एट 110 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर हैज टू बी सी ऑप्शन। एक बार फिर देखिए इस क्वेश्चन को, एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू ए मिक्सचर कंटेनिंग 50 सीसी ऑफ O2 एंड 50 सीसी ऑफ H2। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि H2 और O2 में अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे तो H2O बनता है। उसके बाद आपने देखनी है स्टोइकियोमेट्री, जिस रेशियो में रिएक्ट कर रही हैं ये दोनों गैसेस वो है 2:1, और उसने कहा है कि दोनों ली हैं 50 सीसी ईच। अगर ये 2 मोल्स रिएक्ट करती है तो ये उसका हाफ रिएक्ट कर रही है। अगर ये 50 रिएक्ट कर जाती है तो ये 25 रिएक्ट करेगी, तो कितनी गैस रह जाएगी आफ्टर द रिएक्शन, अगर ये 50 पूरी रिएक्ट करेगी तो दिस विल बी 0, और इसका हाफ ये रिएक्ट करेगी, 25 रह जाएगी। और अगर ये 2 मोल्स रिएक्ट करती है दिस विल बी 2 मोल्स, जो बनेंगे 2 मोल्स बनेंगे, इसके हिसाब से बन रहा है सारा कुछ। तो अगर ये 50 रिएक्ट कर गया तो दिस विल आल्सो बी 50 सीसी व्हिच विल बी फॉर्म्ड। नाउ मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि रूम टेम्परेचर पे कौन सी गैसेस बननी है और 110 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी गैसेस बननी है। रूम टेम्परेचर पे ओनली O2 विल बी फॉर्म्ड बिकॉज दिस विल बी लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, एंड एट 110 डिग्री सेल्सियस दिस विल आल्सो बी अ गैस। 25 plus 50 that is 75 cc will be the answer. The correct option is C. Next question is 26th question, and 26th question is the ratio of amounts of H2S needed to precipitate all the metal ions from 100 milliliter of 1 molar AgNO3 and 100 milliliter of 1 molar copper sulfate
will be so 26th question. The ratio of the amounts of H2S needed to precipitate all the metal ions from 100 milliliter of 1 molar AgNO3 and 100 milliliter of 1 molar copper sulfate will be. तो आपको पहले देखिए ये निकालना है कि 100 मिलीलीटर of 1 molar AgNO3 contains how many moles? कैसे निकल सकता है? देखिए अभी पहले भी किया एक क्वेश्चन. 1 मोलर AgNO3 का मीनिंग होता है कि 1 लीटर में कितने मोल्स हैं AgNO3 के? 1 मोल. 1 मोल मींस 1000 मिलीलीटर में अगर AgNO3 की सॉल्यूशन 1000 मिलीलीटर है तो उसमें मोल्स होंगे 1 मोल. 100 मिलीलीटर में ऑफ AgNO3 में कितने मोल्स होने चाहिए? 1 डिवाइडेड बाय 1000 into 100 that is equal to 0.1 आ जाएगा. 1 divided by 10. तो therefore 0.1 moles present हैं किसमें? 100 milliliter of 1 molar AgNO3 में. Similarly 100 milliliter of 1 molar copper sulfate, this will contain how many moles? Same 0.1 moles. यहां तक तो आपने 100 मिलीलीटर दोनों सॉल्यूशन जो है उनमें मोल्स निकाले हैं कि कितने कितने मोल्स होंगे दोनों में. उसके बाद आपको रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे कि AgNO3 और H2S का रिएक्शन कैसे होगा. AgNO3 reacts with H2S. बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको. बनाएगा क्या? Ag twice S प्लस HNO3 बनता है. दिस रिएक्शन यू शुड नो. तभी क्वेश्चन हो पाएगा ये. और दिस विल बी, वहां पे ट्वाइस Ag है नीचे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और यहां पे हो गया हाइड्रोजन 2 तो वहां पे भी हाइड्रोजन 2. नाउ यू कैन चेक दिस इज द बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. ऐसे रिएक्शन हो रहा है ये. इसमें देखिए कि 2 मोल जो AgNO3 के हैं 1 मोल H2S के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. 2 मोल्स जो है AgNO3 के 1 मोल ऑफ H2S से रिएक्ट कर रहा है. लेकिन बात हो रही है वहां पे कितने AgNO3 की? 0.1 मोल ऑफ AgNO3 की. तो 0.1 मोल अगर AgNO3 हो तो वो कितने के साथ रिएक्ट करना चाहिए? 0.1 का हाफ, दैट इज 0.05 मोल्स ऑफ H2S. ये तो फर्स्ट केस में हमने निकाला कि AgNO3 का H2S के साथ जब रिएक्शन हो रहा है, सबसे पहले उसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखा हमने. फिर स्टोइकियोमेट्री देखिए यहां पे जिस हिसाब से इनके मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं. अगर ये 2 मोल रिएक्ट करता है तो दैट शुड बी 1 मोल. अगर ये 0.1 है, क्योंकि 0.1 की बात हो रही है AgNO3 की, अगर ये 0.1 है तो दिस विल बी 0.1 का हाफ 0.05. अब ऐसे ही सेकेंड रिएक्शन देखना है आपने. सेकेंड में है कॉपर सल्फेट का रिएक्शन with H2S and this will be equal to CuS plus H2SO4. CuS plus H2SO4. कॉपर सल्फेट के कितने मोल्स हैं? सेम 0.1 मोल. यहां पे पहले देखिए कि 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ H2S. और अगर 0.1 मोल है कॉपर सल्फेट का तो H2S विल बी 0.1 ओनली. अब क्वेश्चन पे आइए. उसने कहा था the ratio of amounts of H2S needed to precipitate all the metal ions from 100 milliliter of AgNO3 में से, 100 milliliter of 1 molar AgNO3 में से और 100 milliliter of 1 molar copper sulfate में से जितना जितना H2S दोनों में चाहिए उनका रेशियो you have to calculate. तो what is the ratio? 0.05 is to 0.1, 0.05 is to 0.1 and this ratio is 1:2. So 1:2 will be the answer. In this case B option will be your answer. एक बार जल्दी से फिर से देखिए. The ratio of amounts of H2S, ratio of the amounts of H2S needed to precipitate all the metal ions from 100 milliliter of AgNO3
AgNO3 and H2S needed will be, इसमें सबसे पहले मैंने किया कि 100 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर AgNO3 में कितने मोल्स होंगे, वो ऐसे निकाला गया है कि 1000 मिलीलीटर AgNO3 में 1 मोल होता है, 100 मिलीलीटर में 1 डिवाइड बाय 1000 into 100 that is equal to 1/10.1 moles. Similarly, ऐसा ही कॉपर सल्फेट में किया, 100 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू 0.1 मोल. फिर रिएक्शंस लिखने हैं इसमें कि AgNO3 कैसे रिएक्ट करता है H2S के साथ, ऐसे रिएक्ट करता है, इसको आपने बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है. बैलेंसिंग करने के बाद यहां स्टोइकियोमेट्री देखनी है आपने कि AgNO3 और H2SO4 किस रेशियो में, किस नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से उनके रिएक्ट कर रहे हैं. अगर ये 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो ये 1 मोल रिएक्ट करता है, और AgNO3 का 0.1 मोल है तो दिस शुड बी 0.05 मोल्स. सिमिलरली सेकंड रिएक्शन कॉपर सल्फेट और H2S का CuS plus H2SO4 बनेगा, और 1:1 is the stoichiometry in this case. If this is 0.1, this will also be 0.1. अब इनका रेशियो लेना है इस केस में और इस केस में. This will be 0.05 is to 0.1, that is equal to 1:2. Next question, 27th question in this case in your assignment is, 4 1 liter flasks are separately filled with gases, hydrogen, helium, O2 and ozone at the same room temperature and pressure. So this is very important कि at the same room temperature and pressure, the ratio of total number of atoms of these gases present in the different flasks would be. बात हो रही है यहां पे at same temperature and pressure. So therefore, जब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में बात हो रही है तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कहता है? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस सेज इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. देयरफॉर इन सारी गैसेस के इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए. तो H2 की बात हो रही है, हीलियम की बात हो रही है, O2 की बात हो रही है, and we have ozone. Equal number of molecules means ratio of molecule should be 1:1:1:1:1. अगर एक 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 लिया सारों को तो इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल. लेकिन बात हो रही है अब इसके बाद उसने पूछा नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो बताइए, तो दिस शुड बी 2. अगर एक मॉलिक्यूल है तो इसके एटम्स हो जाएंगे 2, 1 2 3. तो रेशियो विल बी 2:1:2:3. And answer should be C option, 2:1:2:3.